जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। देखो कुछ लोग मकरागिरी करना शुरू कर दिया है। वो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आई है तो हम काहे के लिए पढ़ाई करें। तो जितने लोगों के मन में ऐसा चल रहा है ना, तो भाई इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी भी और चली भी जाएगी और आप ऐसे सोचते रह जाओगे, फिर दूसरी भर्ती का इंतजार करोगे। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अभी से पढ़ाई में लग जाओ मेरे भाई, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल जाएगा। उसके बाद से मार्च अप्रैल तक इसका पेपर करा दिया जाएगा। अब जो लोग पहले से पढ़े रहेंगे वो लोग जब बाद में पढ़ने बैठेंगे ना, तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल जाएंगी। और जो लोग जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे ना, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर निकालना। इसलिए आप लोग गलती ना करो मेरे भाई, ज़्यादा कुछ ना करो। तो यार मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी जीके जीएस का प्रश्न आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, एक बार वीडियो चालू करके बस एक बार ध्यान से सुन लो। चाहे आप खेत में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक बार जब सुने रहोगे ना भाई, सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसा देखा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। गाना के जगह मैं लीड लगा लगा कर जीके जीएस का प्रश्न ही सुनते रहता हूँ। अभी तो उतना टाइम नहीं मिलता है, अभी तो आप लोगों के लिए जीके जीएस का प्रश्न बनाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खेत में जब कुदाल लेकर जाता था ना, तो जीके जीएस सुनते सुनते जाता था। तो ऐसे आप लोग करोगे तभी भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी कि आईएएस पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देखना है, बहुत लंबा कोर्स सिलेबस है। आप लोग को पता होगा कि इंडियन आर्मी जीडी में और ट्रेडमैन में और डब्ल्यूएमपी में क्या क्या पूछा जाता है। 15 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, 15 प्रश्न जीके का पूछा जाता है और 15 प्रश्न जीएस का पूछा जाता है और 5 प्रश्न रीजनिंग का पूछा जाता है। बस यही है सिलेबस। तो भाई जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जीके जीएस तैयार करते रहो। अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईमानदारी पूर्वक से पूरा प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। और संडे के दिन मैं इसका रिवीजन करा दूंगा और हल्के में नहीं लेना है इन सब प्रश्नों को। आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, इन सब प्रश्नों में से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल प्रश्न मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि नीलेश्वर कितना बकर बकर बोल रहा है। मेरे भाई इतना बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, तभी ना आप लोग को पता चलेगा कि हाँ मैं किस तरह से पढ़ाई करूंगा तो सही रहेगा। वैसे आप लोग खुदे होशियार हो। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान और मुमताज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान हो जाएगा। अपने कॉपी में फटाक से इसको नोट करो, ठीक है ना। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खेल के कूद के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है महिला पुरुष को, तो उसे क्या कहते हैं? भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार इज राइट आंसर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 38 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष इज राइट आंसर। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, हृदय से, गुर्दा से और कान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस मेकर का संबंध हृदय से है। हृदय इज राइट आंसर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है ना। मणिपुर राज्य की राजधानी है। मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? इम्फाल, गुवाहाटी, कोहिमा और दिसपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल, ठीक है ना। इम्फाल इज राइट आंसर। सभी राज्यों के राजधानी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अगर सभी राज्यों के राजधानी के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा ना, तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए याद करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि बाद में आप लोग को सभी राज्य के राज्यपालों को भी याद करना है, सभी राज्य के राजधानी को भी याद करना है और सभी राज्य के मुख्यमंत्री को भी याद करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इतना कैसे याद होगा, प्रश्न तो सिर्फ एक ही पूछा जाएगा 2 नंबर का, फिर हम काहे के लिए इतना याद करें, एक प्रश्न छोड़ देंगे। तो वही प्रश्न आपका सिलेक्शन दिलाएगा मेरे भाई, एक ही प्रश्न आपका सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए आप लोग सीरियस होकर अभी से पढ़ाई करो। 28 राज्य है, 28 दिन में अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो 28 राज्य का राजधानी याद कर लोगे, फिर 28 दिन में 28 राज्य का मुख्यमंत्री, फिर 28 दिन में 28 राज्य का राज्यपाल याद कर लोगे। जो हमारा बात को फोकस करेंगे और ध्यान देंगे वो तो याद करेंगे ही करेंगे, और
जो लोग हवा में उड़ाएंगे वो लोग तो उड़ाते रहेंगे, तो हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। इसका मणिपुर का राजधानी इम्फाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है ना। सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजघाट कहाँ पर स्थित है? कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। राजघाट कहाँ पर स्थित है? तो राजघाट दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट में बताना, यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको कमेंट में आप लोगों को बताना है। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्रश्न कराऊँ आप लोग को एक दो होमवर्क दे दूँ, लेकिन यार भूल जाता हूँ इसलिए नहीं दे पाता हूँ। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में स्थित है, मतलब सुंदरवन टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर और डिगबोई। इसका राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई इज राइट आंसर। जितने भी भाई हमारे पास फोन करके या मैसेज करके ये बोलते हो कि नीलेश भाई मैं कहीं भी कोचिंग पढ़ने नहीं जाता हूँ, मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, बस आप ही का जीके जीएस पढ़ता हूँ और इसको अपने कॉपी में लिखता हूँ, याद करता हूँ, और हमारे गाँव से बहुत सारे लड़के तैयारी करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से तैयारी करो। तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हो मेरे भाई। जब भी मैं ये सुनता हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है, और मैं सिलेक्शन सुनता हूँ तो और दिल खुश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिलेक्शन ले चुके हैं और हमसे मिल भी चुके हैं। मतलब 30-35 लोग इस बार हमसे मिले थे जो अग्निवीर में मतलब सिलेक्शन ले चुके हैं। तो भाई आप लोग भी सिलेक्शन लोगे, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में जीता? जर्मनी, बेल्जियम और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? जनरल, एयर फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है। प्रेजेंट टाइम में कौन है ये आप लोग को बताना है कि मैं बता दूं? चलो ये आसान है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। विवेक राम चौधरी, ठीक है ना। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार, एडमिरल हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और थल सेना के आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट में जय हिंद से ज्यादा आप लोग का ये कमेंट आना चाहिए कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। वायु सेना के अध्यक्ष कौन है ये मैं आप लोगों को बता दिया हूं, विवेक राम चौधरी, ठीक है ना। और नौसेना के आर हरि कुमार, और थल सेना का आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? ईरान, मिस्र, कुवैत और तुर्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। मिस्र इज राइट आंसर। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस रक्त को सर्वग्राही कहा जाता है? B+, O+, AB+, A-। इसका राइट आंसर हो जाएगा AB+, ठीक है ना। निम्न में से किस रक्त को सर्वग्राही कहा जाता है? AB+ को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वग्राही का मतलब होता है सभी लोगों से AB लेता है। क्या लेता है? रक्त लेता है, खून लेता है, ठीक है ना। अगर आपका AB जैसे प्लस होगा
आपका जो ब्लड ग्रुप है अगर ए बी होगा ना तो भाई आप किसी से भी खून ले सकते हो, मतलब ओ से भी, बी से भी, ए से भी। और ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता कहते हैं, ठीक है ना। ओ जैसे ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त कहाँ जमा होता है, यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में और प्लीहा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, ठीक है ना। पित्ताशय इज राइट आंसर। पित्त कहाँ जमा होता है, देखो नाम से ही लग रहा है, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन इज राइट आंसर। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। और हीलियम भी आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं भी हीलियम पढ़ा था, लेकिन हीलियम शायद दूसरा नंबर पर आता है, एक बार आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। आज से कुछ दिन पहले मैं इसको पढ़ा था, तो जो सर हमको पढ़ाए थे वो बता रहे थे कि हीलियम दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन ही ट्रिक मारना है। देखो अगर गूगल पर सर्च मारोगे ना वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन ही बताएगा। आप लोग सर्च मार के देख लेना, क्योंकि मैं जब इसको देखा हूँ तो फिर सर्च मार के देखा हूँ, उसके बाद से आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, पीला, काला, नीला और भूरा। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, काला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण, अवतल दर्पण और काला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल इज राइट आंसर। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है, चाय, आलू, गेहूं और दाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चाय हो जाएगा, चाय इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है, तो चाय पौधारोपण फसल है। इसको आप लोगों को मैं वीआईपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टाइप का प्रश्न इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तेल, पानी, लोहा और पारा। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो पारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभव, ऊर्जा और विद्युत शक्ति और बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा इज राइट आंसर। प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक व सीधा, काल्पनिक व उल्टा, काल्पनिक व सीधा, वास्तविक व उल्टा। इसका राइट आंसर काल्पनिक व सीधा हो जाएगा, काल्पनिक व सीधा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ का गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। 1000 पता नहीं पहलवान भाई टाइप कर दिया है। 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो गुर्दे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना। 2019 में बनारस में पूछा गया था, ठीक है ना, बनारस शहरों में पूछा गया था, इसमें हमारा दोस्त फौजी बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है अवकरण और अवशोषण, ऑक्सीजन और द्रव्यमान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होगा भाई। यहाँ ऑक्सीजन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पता नहीं पहलवान सटिया जाता है कभी कभी। मन तो कर रहा है कि वो लाठी उठाया जाकर पीछे से कपड़ा मार के पूरे दिन से खबरा, बहुत गुस्सा लगता है यार। ऑक्सीकरण को सीधे ऑक्सीजन लिख दिया है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है ना। और देखो किस तरह से इधर टाइपिंग वाइपिंग कर दिया है, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, अपने कॉपी में लिख लेना। पहलवान भाई को आज उठा उठा के पटकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, त्वचा, फेफड़ा, हृदय और गुर्दा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा इज राइट आंसर। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पहलवान भाई टाइप करता है तो ये प्रश्न वही लिखता है? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई।
प्रश्न और आंसर मैं लिखता हूँ। आप लोग जैसे काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे ना कि भाई आप कहाँ से इतना इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हो, सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रश्न तो मैं ही खोजता हूँ, ठीक है ना, वो टाइपिंग करता है। हम और रौनक भाई मिल मिलकर, जैसे रौनक भाई को मैं बता देता हूँ, ट्रिक मार देता हूँ कि हाँ ये लिखना है, तो वो 15 प्रश्न लिख देता है, 15 प्रश्न मैं लिख देता हूँ। और पहलवान भाई को एक टाइम हम लोग दे दिए हैं कि इतना समय में हम लोग का टाइपिंग करके हम लोग के पास आ जाना चाहिए। अगर इतना समय में हम लोगों के पास टाइपिंग वाला ये पूरा PDF नहीं आएगा ना तो वो हाल तुम ही जानोगे। तो वो टाइपिंग करके ला कर दे देता है। शुरू में मकरागिरी किया था, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से सिखा दिए। जो मकरागिरी करता है उसको बढ़िया सिखा देते हैं, ठीक है ना। टाइम से ला नहीं रहा था, दो तीन दिन खूब बढ़िया से बोले, फिर टाइम से लाने लगा। तो पूरा प्रश्न मैं ही लिखता हूँ, वो टाइपिंग करता है। मतलब हम लोग तीनों लोग मिलजुल कर पूरा अच्छे से, आप लोग जानते ही हो काम करते हैं। एक दोस्त और था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता था, तो वो ITBP में भर्ती हो गया, संदीप भाई था, और अगली भर्ती में वो बहुत ज़्यादा मदद किया था, तो वो ITBP में भर्ती हो गया है, ठीक है ना। शीशा का प्रतीक चिन्ह है PB, NA और K और SN है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीशा का प्रतीक PB होता है। और सोना का प्रतीक क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताना। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। और इससे पहले मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ ना, अगर आप लोग वो पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं किए हो तो पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई। जाकर फटाक से पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाएगा। अगर पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो मेरे भाई आपके दिमाग का बत्ती खुल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वही सारा प्रश्न आने वाले समय में पेपर में पूछे जाएंगे, और कहीं भी जाओगे, कहीं भी पढ़ाई करोगे तो वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर का भी दे देता है, लेकिन मैं जो बताता हूँ ना पूरा अच्छा अच्छा मटेरियल आप लोगों को देता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को अच्छा अच्छा मटेरियल देना, आप लोगों का काम है मटेरियल को याद करना, ग्रहण करना, ठीक है ना। तो विशु सर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जो पहले क्वेश्चन आपको जीके के और साइंस के कराए नीलेश भाई ने कराए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे आप आर्मी का ट्रेडमैन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर GD का एग्जाम दे रहे हो या फिर TA का भी अगर एग्जाम देते तो इसी में भी इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और 15 क्वेश्चन आपके जीके के कराए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 आपका साइंस करा। अब चलते हैं आपका मैथ्स वाले पोर्शन पर। मैथ्स का जो 31वां क्वेश्चन है, आपसे क्या कहा, कोई धन 10% की दर से 5 वर्ष में 500 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। मतलब दर जो दिया वो 10% दिया, और समय जो दिया, दर जो दिया वो 10% दिया, और समय जो दिया वो 5 वर्ष दिया है। दर जो दिया वो 10% दिया, समय जो दिया वो 5 वर्ष दिया। इसका मतलब 1 साल के अंदर मुझे 10% ब्याज मिल रहा और 5 साल में ब्याज मुझे प्राप्त हुआ। देखो 1 साल में जब मुझे ब्याज प्राप्त हुआ 10% और 5, 1 साल में 10 तो 5 साल में 50% ब्याज प्राप्त हुआ। किसमें? परसेंटेज में। लेकिन संख्या में इसने बोल दिया कि 500 रुपये प्राप्त हुआ, मतलब रुपयों में मिला 500 रुपये, तो 50%, परसेंटेज में 50% मिला और संख्या में 500 मिला, तो 1% का मान 500 का बटा 50, तो 0 से 0 काट दिया और 5 से 10, तो 1% का मान 10। और इसने बोल दिया तो मूलधन बताओ। जब 1% का मान 10 है तो 100% मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है अपने आप में? 100%। तो 10 गुणा 100, और 10 का 100 से गुणा किया तो 1000, और 1000 दोस्तों C ऑप्शन क्या है आपका? सही है। देखो दर जो है 10%, समय 5 वर्ष, 1 साल में 10%, तो 5 में 50% मिल गया ब्याज, लेकिन संख्या में 500 रुपये मिल गया, तो 1% का मान 500 का बटा 50 मतलब 10, 1% का मान 10 तो 100% मतलब 1000। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, जिस पर 2 क्रमागत छूट 10% व 20% के साथ बेच दिया जाता है, तो छूट को रुपये में बताओ। देखो 8000 रुपये अंकित मूल्य है टीवी का। जो पहली छूट है वो 10% की है, तो 90 का बटा 100, और जो अगली छूट है वो 20 है, तो 80 का बटा 100। देखो पहली छूट जो है वो 10%, तो 90 का बटा 100, और दूसरी छूट जो है वो 80 का बटा 100, तो 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, तो 80 गुणा 9 8 72,
9 की और 8 की गुणा किया, 9 अट्ठा 72, तो गुणा कर लिया 0, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56 और 1 57, तो 5760, 5760। और मिला हुआ भी है इसमें 5760, लेकिन इसने कहा छूट को रुपयों में बताओ। भाई जब 10% छोड़ दिया तो 90 तो लेगा, जब 20% छोड़ दिया तो 80 तो लेगा, यानी कि 5760 क्या हुआ दुकान वाले ने लिए, तो पूछ लिया छूट बताओ रुपयों में, तो 8000 में से क्या कर दिया 5760 जो लिया था दुकान वाले ने वो घटा दिया 0, और 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 7 में से 5 गया 2, तो 2240 रुपये। 2240, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, सही है। 2240 रुपये की रुपयों में छूट दी। देखो 8000, 10% छूट तो 90/100, 20 छूट तो 80/100, तो काट पीट किया 80 गुणा 72, 5760 रुपये, तो क्या क्या लिए, तो छोड़ दिए कितने 8000 में, तो इतना घटाया तो 2240 दोस्तों सही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम ने 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे, यहां लिखते हैं खरीद और यहां लिख दिया बेच। क्या किया, यहां लिख दिया खरीद और लिख दिया क्या बेचना, लिख दिया क्या बेचना। क्या किया 5 रुपए के 6 की दर से संतरे क्या किए खरीदे, और 6 रुपए के 5 की दर से क्या कर दिया बेच दिया। क्या किया दोबारा चेक करें, 5 रुपए के 6 संतरे खरीदे और 6 रुपए के 5 क्या कर दिया बेच दिए, तो क्या करो क्रॉस गुणा करो, और ये वाली गुणा इधर लिखनी है और ये वाली गुणा इधर है। तो 5 का 5 से गुणा 25 और 6 का 6 से गुणा 6 छंग 36, मतलब ये वाली गुणा इस तरह 6 का 6 से गुणा किया 36। इसका मतलब क्या 25 रुपए का सामान था, 25 रुपए का सामान था जो 36 रुपए में बिका, तो कितना, इसका मतलब 11 रुपए बच गया। 11 रुपए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 11 रुपए लाभ हो गया। तो लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत, अब 11 रुपए बच गए किस पर 25 पर और गुणा 100, तो 25 से ये 4 बार कटा और 11 का 4 में गुणा 11 चौक 44% का क्या हुआ, 44% का क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। देखो खरीदे 5 के 6 और 6 के 5 बेच दिए, तो क्रॉस गुणा किया 5 पंजा 25 और 6 छंग 36। 25 रुपए का सामान था, 36 का बेच दिया तो 11 बच गया किस पर 25 पर गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 4 44, तो 44% आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 132 और भाग 0.006, बहुत सी दफे इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो 132 का बट्टा इससे, मतलब 132 को भाग करना है 0.006 से, तो यहां से पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो आप ऊपर बढ़ा दीजिए। 3 अंक है तो 3 जीरो, तो ये बन गया आपका 132 और 3 जीरो, और बटे कितना 6, और 6 से काट लो आप, 6 दूना 12, 1 बचा 2, 6 दूना 12 और 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिया, तो 22,000। और 22,000 क्या सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयताकार पार्क की लंबाई दे दी, देखो ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई दे दी 16 मीटर, ये लंबाई 16 दे दी और चौड़ाई दे दी 6 मीटर। लंबाई दे दी पार्क की 16 मीटर और चौड़ाई दे दी पार्क की 6 मीटर। इसने क्या कहा, जिसके बाहर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, इस तरह का पार्क के बाहर एक रास्ता बना हुआ है, इस तरह का पार्क के बाहर क्या हुआ एक रास्ता बना हुआ है, और जिसकी बाहर 2 मीटर का रास्ता, ये 2 मीटर का ऐसे करते हुए एक रास्ता बना हुआ है 2 मीटर 2 मीटर, और 2 मीटर का सब साइड से ये क्या है 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है। तो इसने कहा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो जब ये 16 होगी और 2 इधर बढ़ा और 2 इधर बढ़ा, 16 था, लंबाई 16 थी, 2 ऊपर बढ़ी और 2 नीचे बढ़ी, 16 में 2 और 2 4 जोड़ दिया तो 20 हो गया, और 6 में 2 और 2 4 जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो क्या पूछ लिया रास्ते का क्षेत्रफल, क्या पूछ लिया रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल
रास्ते का क्षेत्रफल होता है बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। अब बाहर का कितना दिया आपको 20 और 10, बाहर का ये हो गया 20 और 10, 20 गुणा 10, और अंदर का जो हो गया आपका माइनस 16 गुणा 6। तो 20 का 10 में गुणा किया, 20 धाम 200 और माइनस 16 छिक्कम 96, और 200 से 96 गए तो 104 वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर क्यों आ गया? क्योंकि ये मीटर 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 का स्क्वायर था, तो वर्ग मीटर इससे घटा तो मीटर वर्ग मीटर का वर्ग मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर। लेकिन फिर क्वेश्चन में चेंज दिया कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा बताओ। देखो रास्ता बना जो उस पर कुछ खर्चा आया और वो खर्चा आया 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 104 का कितना आएगा? 104 में गुणा किया आपने 10 का तो 1040 रुपये, 1040 रुपये क्या आएगा आपका कुल खर्चा होगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। 16 मीटर का लंबाई थी, 6 मीटर चौड़ाई थी, 2 यहाँ बढ़ी 2 यहाँ तो 4 बढ़ गई 20 हो गया, 2 ये बढ़ा 2 ये तो 10 हो गया। तो रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब जो ये रास्ता बना हुआ है हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो ये बना हमारा कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 10 और 16 गुणा 6, 20 का 10 में 200, 16 का 6 में 96, 200 से 96 गए तो 104 बना, और रास्ते पर खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो 104 गुणा 10 तो 1040 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया? आयु का क्वेश्चन दिया, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, और गुणनफल दे दिया 196। जो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया वो 4:1 दिया और गुणनफल 196 दिया। तो यहाँ x मान लो 4 के साथ और यहाँ भी x मान लो 1 के साथ बराबर 196। अब 4 का 1 से गुणा किया 4 और x स्क्वायर बराबर 196, 4x स्क्वायर बराबर 196 और x स्क्वायर बराबर 196 का बटा 4, और 4 से काट दिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 नम 36 तो 49 आ गया। जब ये 4 से कटा, जब ये 4 से काट दिया तो ये 49 बना, और जब यहाँ से क्या हुआ अंडर एक्स स्क्वायर हटा तो उधर क्या गया? स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट गया, और 49 किसका? 7 का। 49 किसका? 7 का। तो पिता की आयु बतानी और पिता के पास 4:1 है तो 4 गुणा 7 तो 7 चौक 28। जो पिताजी आए भाई वो आपके डी 28 वर्ष के आए। कितने? 28 वर्ष के। पिता का 4 पुत्र का 1 तो गुणनफल दिया, जब गुणनफल दिया तो गुणा करेंगे 4x गुणा 1x, 4 का 1 में गुणा 4 और 1 पावर येरी 1 येरी तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो x का 2 बराबर 196 और x का 2 196 का बटा 4 तो 49 और 49 किसका? 7 का। 49 है 7 का, यानी कि एक अनुपात का मान 7 है और पिताजी के पास 4 अनुपात है तो 4 7 28, पिताजी आगे 28 के। अगर पुत्र पूछता तो 7 एकम 7 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा, घन का आयतन पूछ लिया। देखो घन का आयतन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। घन का आयतन जो होता है भुजा की पावर 3 होता है, भुजा की घात 3, घन का आयतन भुजा की पावर 3 और भुजा दे दी 4 मीटर की पावर 4 मीटर की 3 तो 4 का 3 बार 4 चौक 16 और 16 चौके 64 और जब मीटर की 3 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं घन मीटर। जब मीटर की पावर 3 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 64 घन मीटर। और सी दो आंसर क्या है दोस्तों आपका सही। घन का आयतन बहुत बार पूछा जाने वाला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। भुजा की पावर 3, घन में जो होते हैं सारी की सारी भुजा क्या होती है? बराबर होते हैं। और घन की जो आकृति होती है, जिस तरह आप लूडो खेलते हो, डाइस खेलते हो, उस तरह की जो गिट्टी होती है उसको घनाकार बोलते हैं। तो 4 मीटर की 3, 4 चौक 16 चौके 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 60 लड़के और 140 लड़कियां, मतलब लड़के भी दिए, लड़के कितने? 60 और लड़कियां कितनी? लड़के 60 दिए और लड़कियां दिया कितना? 140।
लड़के 60 और लड़की 140, तो योग हो गया आपका, जो योग हो गया वो हो गया 200, जो योग हुआ वो कितना हो गया 200। फिर पूछ क्या लिया इसने, लड़के 60 लड़कियां 140, तो इसने पूछ लिया लड़कों का प्रतिशत बताओ। किसका? लड़कों का। क्या बताना है? लड़कों का प्रतिशत। और लड़के जो हो गए कितने, 60 लड़के हैं, किसमें से? 200 में से। 60 लड़के हैं 200 में से, और गुणा किया 100%। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कट गया ये 30%। 2 से कटा ये कितने बार? 30%। तो लड़कों का जो परसेंटेज है वो 30% है। अगर लड़कियों का पूछता तो 140 का बटा 200 जाता। लड़के 60 लड़की 140, तो टोटल हो गया 200। लड़कों का प्रतिशत 60 हुए किसमें से? 200 में से, गुणा 100, 2 जीरो कटा और 2 से ये कट गया 30%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 5, ये क्वेश्चन 38 के बाद जो आपका 39 आया, नोट फॉर 49, ये आपका 39 क्वेश्चन बना कि 5 गुणा 18 और -2। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे क्या? पहले गुणा 16 करेंगे, 18 का 5 से गुणा किया 90, और 90 को क्या कर दिया? 2 घटा दिया। 90 से 2 घटाया तो 88, और 88 सी ऑप्शन क्या बना दोस्तों आपका? सही सी ऑप्शन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसने कहा इतने 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 में इकाई का अंक। देखो, जब इकाई का अंक पूछता है तो सारी वैल्यू की अगर आप गुणा करने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है आपको? ओनली इकाई के स्थान को ले लो और उसकी गुणा कर लो। देखो, 5 गुणा 4 और गुणा 3, तो 5 का 4 से गुणा किया 20, 5 चौक 20, और 0 का 3 में या 20 का 3 में गुणा किया 60, और 60 में इकाई का स्थान कितना आ गया? 0। तो 0 आपका आंसर। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। 12 का घन बताओ। देखो, 12 का घन, जब किसी भी संख्या का घन करते हैं तो उसकी 3 बार गुणा कर लेते हैं। उस संख्या की क्या कर लो? 3 बार गुणा कर लीजिए, और 12 का 12 से गुणा हुआ 144, और फिर 12 से गुणा हो गया 12 चौक 48 हासिल 7, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल 5, 12 ही कम 12 और 5 17, तो 1728। तो मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। 2017, 18 और 19 में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता था। 12 का घन बताओ या फिर 8 का घन बताओ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 6 के प्रथम 100 गुणजों का औसत। देखो, 6 के प्रथम 100 गुणज, 6 के प्रथम 100 गुणज, और 6 के पहले 100 गुणज हैं। जो पहला गुणज है वो 6 है, फिर 12, इस तरह करते करते चले जाते हैं तो 100वां गुणज 600। मतलब 6 में 100 की गुणा किया तो 600 बना, 6 में 100 की गुणा किया 600, और इसने पूछ लिया औसत, और औसत पूछ लिया तो औसत मतलब होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे कितना? 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और पहला पद हमारा 6 और अंतिम कितना? 600, और इसका क्या किया? बटा 2 किया। जब 6 में 600 जोड़ा, जब 6 में 600 जोड़ दिया तो 606 आ गया, और इसको 2 से काट दिया। 6 में 600 जोड़ दिया तो 606 आ गया, और 2 से काट दिया। 2 तिया 6 0 और 2 तिया 6, तो 303 बना। और 303 क्या? बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। किसके? 6 के। कितने गुणज? 100। पहला गुणज 6, 12, 18 ऐसे चलते चले जाएंगे तो 100वां गुणज होगा 600, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 6 में 600 जोड़ा, 606 का बटा 2, तो मतलब 303। ए व बी मिलकर, देखो ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में, ए उसी काम को अकेला 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर 4 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, तो बी अकेला पूछ लिया तो 4 और 12 का एलसीएम ले लिया तो 12, 4 का और 12 का एलसीएम लिया तो कितना बना? 12 बना। तो 4 से कट गया 3 बार, 4 तिया 12, और 12 से कट गया 1 बार, 12 से कट गया 1 बार। जब अकेले का कार्य पूछता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 3 में से 1 गया,
3 में से 1 गया तो 2 कार्य बचा, और कार्य कितना करना है 12, तो 12 का बट्टा 2 किया तो 6 दिन। यानी कि जो कार्य कंप्लीट होगा वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 6 दिन मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो ए और बी 4, ए अकेला 12 में, तो 4 और 12 कैल्शियम लिया 12, 4 से 3 बार कटा, 12 से 1 बार, मतलब ये बंदा 3 काम कर रहे हैं। जब दोनों हैं, जब दोनों हैं 3 काम कर रहे, और अकेले ने ए ने 1 कर लिया, जब 3 में से 1 कर लिया तो 2 काम बचे, और 2 काम किसके हिस्से में आए बी के, और बी अकेला रोज का 2 काम कर रहा है, और काम कितना करना है 12, तो 12 का बट्टा 2 तो मतलब 6 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी 3 आदमी हैं, ए बी और सी, साझे का एक व्यापार किया 15,000 रुपये, 20,000 रुपये और 25,000 रुपये लगाकर ए बी सी 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 के कुल लाभ में बी का हिस्सा। तो जो व्यापार किया और व्यापार में क्या हुआ, जो लाभ होता है वो जिस अनुपात में पैसा लगा दिया गया उसी अनुपात में क्या होगा, पैसा बटेगा। अब अनुपात देख लो, देखो 3 0 से 3 0 कट, 3 0 से 3 0 कट। अब ये 15, 20 और 25 बचा, तो आप चाहे इसको काट भी सकते हैं या मत काटें। देखो 15 अनुपात में इसने लगाया, 20 में इसने और 25 में इसने, तो टोटल पैसा लगाया 60 के अनुपात में। भाई 15 और 25 40 हो गया, 40 और 20 60, काट भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा कैलकुलेशन पे। तो 60 के अनुपात में पैसा लगाया और 6,000 का लाभ हुआ, तो एक अनुपात का मान 6,000 का बटा 60, 0 से 0 कट गया और 6 से कटा 100 बार, तो एक अनुपात का मान 100 आ गया। और इसने पूछ लिया व्यापार में बी का हिस्सा, तो बी ने कितना 20 के अनुपात में पैसा लगाया, तो 100 का गुणा कर लो 20 से, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपका क्या है दोस्तों सही आंसर। बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। 15,000 लगाया, 20,000 और 25,000 रुपये लगाया, तो 3 3 और 3 0 काट दिया, तो ये 15, 20 और 25 आ गया, तो टोटल अनुपात का योग हो गया 60, और जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में लाभ भी बटेगा, तो 60 बराबर 6,000, 1 का बटा 6,000 का बटा 7 मतलब 100, एक अनुपात का मान 100, तो बी का हिस्सा पूछा तो 20 गुणा 100 मतलब 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 45वां क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे छोटी भिन्न 2/5, 8/25, 7/15 और 2/3 में छोटी भिन्न पूछ लिया, तो क्या करो, इसकी गुणा इससे करो और इसकी गुणा इससे। 25 का 2 से 50, 5 का 8 से 40। अब 50 और 40 में आप चेक करो आपको कौन सी भिन्न छोटी दिखाई दी, 50 या 25। 50 या 40, तो 40 दिखाई दी और 40 किसके नीचे इधर। अब क्या करें, इससे अगली वैल्यू को इधर, इसको हटाकर इससे अगली वैल्यू को चलें, तो 8 का गुणा 15 में और 25 का गुणा इसमें। 15 8 120, 120 आया, और 25 का 7 में 25 7 175। तो अब की बार जो फिर वैल्यू बनी छोटी यही बनी, तो अब लास्ट वाली वैल्यू को चेक करो। 8/25 और 2/3 को क्या करो, 8/25 और 2/3 में करो, तो 8 का 3 में 24 और 25 का 2 में गुणा किया 50, तो छोटा कौन दिखाई दिया, 8/25 क्या दिखाई दिया, छोटा। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नहीं थे हमारे मैथ्स के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ए सी एफ, देखो ए दिया, सी दिया, एफ दिया और जे दिया और क्यू दिया। ये रीजनिंग की सीरीज दे दी, किसकी, श्रेणी क्रम की सीरीज दी, लेकिन ये अल्फाबेट की सीरीज दी। तो करना क्या है, इसके नंबर डाल दो और आपको आंसर पता लगना शुरू हो जाएगा। देखो ए का नंबर होता है 1, फिर 3, 6, फिर 10 और फिर 17। 1 3 6 10 और 17, 10 के बाद 17 गया, तो इसने पूछ लिया क्या, सॉरी ये जो है क्यू नहीं ओ है, जो ये है ये नंबर जो आपका है ये क्यू नहीं ओ है, कितना ओ, और ओ जो आपका नंबर है वो कितने पर है, ओ जो आपका नंबर है वो 15 पर है।
ओ कितने पर है? 15 पर। भाई ए कैसे 15 पर? जब आप अल्फाबेट लिखोगे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, मतलब इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ओ कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर है। तो इस तरह नंबरिंग डाल दिया हमने। मेरे नंबर याद थे तो डायरेक्ट डाल दिया, अगर आपके याद नहीं है तो लिख लें, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। ए 1 पर, 3 पर, 6 पर, 10 पर और 15 पर, मतलब यहाँ 2 अंकों का गैप किया। कितने का? 2 का। और यहाँ 3 और 3 6, 3 का। फिर यहाँ 6 और 4 10, 4 का। और 10 और 5 15, 5 का। तो 15 से 6 का गैप करो, 15 और 6 21। और 21 पर जो हमारा नंबर होता है, 21 पर हमारा नंबर है यू, 21 पर नंबर है यू। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। नंबरिंग डालना अगर आपसे आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए खेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाय का बछड़ा से वही संबंध है जो घोड़ी का किससे है। गाय का किससे? गाय का संबंध किससे? बछड़े से। गाय के बच्चे को जो बोलते हैं वो बछड़ा बोलते हैं। ऐसे ही घोड़ी के बच्चे को बोलते क्या हैं? घोड़ी के बच्चे को क्या बोलेंगे? टट्टू बोल देते हैं। पिल्ला तो किसका होता है? कुत्ते का। और शावक जो होता है शेर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 से 4 दिया, 2 से 4, 4 से कितना? 12। 2 से 4 दिए, भाई ये गलत लिखा हुआ है। 2 4 12 है। 12 से फिर 24, 24 से 72 और 72 से क्या? 144। तो फिर नेक्स्ट सीरीज पूछ लिया, मतलब ये जो संख्या दी आपकी, ये जो संख्या दी आपकी 24 दे, सॉरी ये संख्या जो आपकी दी, ये संख्या जो आपकी दी वो 12 दिया। कितना दिया? 12 दिया। जो संख्या ये आपकी है ये 12 दे दिया। 2 4 12 24 72 और 144। तो देखो यहाँ क्या किया? दुगुना किया। सीरीज क्या है? बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन एक किस कंडीशन में? गुणा वाली कंडीशन में। 2 से दुगुना किया, 3 गुना किया। दुगुना किया तो 4, 3 गुना 12, फिर दुगुना किया 24, फिर 3 गुना किया। एक बार 2 गुना, एक बार 3 गुना, एक बार 2, एक बार 3, फिर 2 गुना किया तो 144, फिर 3 गुना करो। 3 चौक 12, मतलब 144 में क्या करा आपने? 3 की गुणा कर ले। 3 चौक 12, 2, 3 चौक 12 और 1 13, 13 का 3, 1 हासिल, 3 कम 3 और 1 4, 432। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिकित्सा रोगी, मतलब रोगी की क्या होती है? चिकित्सा होती है। रोगी का देखभाल करेंगे तो चिकित्सा करेंगे, उसकी दवा पानी करेंगे तो रोगी की होगी। और वकील क्या होता है? वकील किसका? मुवक्किल, मतलब जिसने कोई गुनाह किया उसके लिए क्या होता है? मुवक्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50वां। यदि ई बराबर 5, फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन। ई का जो कोड है वो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, सारे लिख सकते हैं आप। सारे के सारे नंबर याद कर लें। 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 और 14 और 15 और 1 16। पी का मान 16। तो एच का ई का कहा इसने 5। अब देखो ई कितने नंबर पर है? 5 पर है। सही बात बोल दिया। और एच ई एन, देखो ई का जो दिया 5 सही बात है। एच ई एन हैन का जो दिया वो 27 दिया। अब देखो एच किस पर? 8 पर, ई किस पर? 5 पर, और एन किस पर? 14 पर। 8 और 5 13, 13 में 14 जोड़ दिया तो 27 हो गया। तो पैन का कोड पूछ लिया। किसका? पैन का कोड पूछ लिया हमारे से। पैन का कोड पूछा तो पी नंबर कितने पर? 16 पर, ई किस पर? 5 पर, और एन किस पर? 14 पर। 16 में जब 14 जोड़ा तो 30 हुआ, और 5 जोड़ दिया तो 35। तो आपका जो कोड आया वो 35 आया। और 35 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। ई कितने पर? 5 पर, हैन मतलब 27, और पैन का कोड पूछ लिया। पैन पी 16 पर, ई 5 पर और 14 पर, तो क्या करा? 35। ये था आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो आपके 20 क्वेश्चन थे। 30 से लेकर मतलब लास्ट का जो पोर्शन था मैथ्स और रीजनिंग का था वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर था। करता सारा है जीके, साइंस और रीजनिंग, मैथ सब इंपोर्टेंट फैक्ट होता है आपके एग्जाम में। क्योंकि अगर आपकी जितनी बेहतरीन तैयारी होगी उतना ही बेहतरीन आपका एग्जाम जाएगा। तो कल मैंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत का नरेंद्र मोदी
भारत का संबंध किससे है? नरेंद्र मोदी जी से है। भारत का संबंध किससे है? नरेंद्र मोदी जी से है। और उसी क्रम में मैंने लिख दिया था इंग्लैंड, उसी क्रम में लिख दिया था इंग्लैंड। और क्यों लिखा था? क्योंकि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का, वो एक भारतीय है, वो एक भारतीय है और जिसका नाम है, बहुत से बच्चों का आंसर आता था ऋषि सुनक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम है ऋषि सुनक, जो क्या है? भारतीय मूल के। जो कौन से मूल के हैं? भारतीय मूल के। और कल के क्वेश्चन का आंसर था आपका भारत का नरेंद्र मोदी जी। तो भारत का नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और इंग्लैंड के ऋषि सुनक क्या है? प्रधानमंत्री। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।